वेलकम टू पीएनबी माइंड पावर चैनल, अ चैनल टू किस न्यू लाइफ। दोस्तों, आपको आज मिलेगा नोट्स। हालांकि ऐसा नोट्स आपको खुद बनाना चाहिए, क्योंकि माइंड पावर के नियम के अनुसार जब आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो विस्तार से चीज़ों को पढ़ते हैं और उसमें से महत्वपूर्ण पॉइंट को अपने कॉपी में अच्छे ढंग से नोट करते हैं और इस क्रम में आपके दिमाग के अंदर याददाश्त बन जाती है। तो करना तो वही वही चाहिए, परंतु अब मैं ये क्यों वीडियो दे रहा हूँ आपको, ताकि आप जान सकें कि नोट्स कैसे बनाना है। इस पॉइंट पर क्या पॉइंट है हमारा, चर्चित व्यक्तित्व आधुनिक भारत के। तो इससे एक और फ़ायदा ले सकते हैं आप तो नोट्स बिल्कुल खुद से ही बनाइए, लेकिन इसके ये जो बना बनाया नोट्स है इसको ऑडियो मोड में रखकर आप सुन सकते हैं और बार बार सुनेंगे तो इसकी स्थिति रटने जैसी हो जाएगी और वन लाइनर क्वेश्चन में या जब निगेटिव मार्किंग रहता है तो अच्छे ढंग से रटा हुआ काम आ जाता है। समझना तो खैर ज़रूरी ही है और उसके लिए मैंने हमेशा ही कहा कि खुद से पढ़ें, विस्तार से पढ़ें और तब उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट करें। लेकिन ये थोड़ा हेल्प करने के लिए दे दिया है, समझाने के लिए मैंने बना दिया है, ताकि कैसे आप नोट करेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे। और अगर इसी को आप रटना चाहते हैं तो इसको रटने के लिए आप ऑडियो मोड में चला करके छोड़ देंगे ताकि रटा जाएगा। अब ये थोड़ा सा जब देखेंगे 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो आपको लगेगा कि कितने काम की चीज़ है और क्या-क्या फ़ायदा इसके आप ले सकते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहला जो नाम है, जो चर्चित नाम है, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम का नाम आप लोग सुना ही होगा। 1885 में कांग्रेस का मुंबई में गठन हुआ था और तब ये संस्थापक सदस्यों में से थे। कौन? ए.ओ. ह्यूम। तो ए.ओ. ह्यूम के बारे में जानिए आप। ये स्कॉटलैंड के वासी थे। स्कॉटलैंड यूके का, यूनाइटेड किंगडम का ही हिस्सा है स्कॉटलैंड। तो ये स्कॉटलैंड के वासी थे। 1849 में बंगाल सिविल सेवा में भर्ती हुए थे। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट में भारत में ब्रिटिश सिविल सेवा के सदस्य 1882 ईस्वी में ये अवकाश प्राप्त कर लिए। भारतीय सिविल सेवा के सदस्य बने थे ये, और उन्होंने 1882 में 1882 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। आपको पता ही होगा, याद भी होगा कि रिटायरमेंट के बाद ही ये राजनीति में सक्रिय हुए और फिर उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना में सहयोग दिया। जब राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के समय सचिव थे, और उसी समय नहीं बल्कि 1906 तक ये सचिव रहे। यानी कांग्रेस के सचिव कब से कब तक रहे? 1885 से लेकर 1906 तक जो है ये कांग्रेस के सचिव रहे। कौन? ए.ओ. ह्यूम रहे। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट के ऊपर दे दिया है, सुविख्यात प्रकृति विज्ञानी और वनस्पति शास्त्री थे। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा है सेठ अचल सिंह। अब ये सेठ अचल सिंह बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लोग यूपी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ठीक है। एक बार पढ़ता हूँ मैं। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रवादी जमींदार थे। आगरा में उन्होंने ग्राम सेवा संघ के स्थापना में सहयोग दिया। सांप्रदायिक सौहार्द हेतु प्रयासरत रहे और महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धांत के सच्चे समर्थक थे। चलिए तीसरा है आपका अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली के बारे में तो सब लोग जानते हैं आप लोग, लेकिन और अच्छे से जान लीजिए। मुंबई की प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत होकर जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव आदि के साथ आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करती रही। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी आसफ अली की पत्नी थी। जो अरुणा आसफ अली थी, उनके पति का नाम क्या था? अरुणा आसफ अली के पति का नाम था आसफ अली। ठीक है, मरणोपरांत जो है 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, 1997 में उन्हें भारत रत्न मिला। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भी फैक्ट इनके बारे में जो आप लूसेंट या दूसरे पुस्तकों में पढ़े होंगे, तो जब आप इसको नोट्स बनाएंगे तो वहाँ पर दूसरे फैक्ट को भी लिख लेंगे। और नोट्स बनाते समय बाईं और दाईं ओर जगह छोड़ के रखेंगे, ताकि भविष्य में आने वाले तथ्यों को वहीं पर आप दर्ज कर सकें। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट लेते हैं हम लोग। अगला व्यक्तित्व लेते हैं, मेजर आयर विंसेंट। तो मेजर आयर विंसेंट के बारे में है कि मेजर आयर विंसेंट जो थे, बंगाल तोपखाना का ये अंग्रेजी ऑफिसर थे।
1857 ईस्वी में ब्रिटिश विद्रोह के समय अपनी जिम्मेदारी पर सेना एकत्र कर कुंवर सिंह को उन्होंने पराजित किया। जब आप वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ेंगे, स्वतंत्रता संग्राम में इनका अमूल्य योगदान रहा है, तो वहाँ पर ये इनको आप पाएंगे कि उनको मेजर आयर विंसेंट की चर्चा पाएंगे। ये लड़ाई किए थे किससे? कुंवर सिंह से। नेक्स्ट है, ये थोड़ा पेज गंदा हो गया है, पहले से टिक लगा हुआ था बट बस इसी में है, अगला पेज में एकदम ठीक ठाक है, इसके लिए सॉरी। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग कौन थे? तो ये थे समाज सुधारक, महाराष्ट्र के समाज सुधारक। 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना उन्होंने सहयोग दिया था। हिंदू धर्म और समाज में सुधार के लिए प्रयत्नशील रहे। कौन? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग महाराष्ट्र के सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। अगला है असदुल्ला खान गालिब। असदुल्ला खान गालिब, इनको हम लोग गालिब शॉर्टकट में कहते हैं, उर्दू और फारसी के विख्यात कवि और लेखक थे। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में जन्म हुआ था। मिर्जा गालिब उपनाम से ये प्रचलित रहे। अब गालिब के बारे में तो आप लोग और अच्छे जानते हैं। आप लोग यहाँ है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के दरबारी कवि थे। इनकी रचनाएं आज भी उतनी ही लोकप्रिय है, नो डाउट काफ़ी लोकप्रिय व्यक्ति हैं ये। नेक्स्ट है नवाब अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़ जो है, देखिए इस पेज में साफ आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये जो है नवाब अब्दुल लतीफ़ राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता थे। फरीदपुर पूर्वी बंगाल में जन्म हुआ। मुस्लिम समाज के उत्थान में उल्लेखनीय इनका योगदान रहा। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक सचिव रहे। कौन? ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कौन? नवाब अब्दुल लतीफ़ मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक सचिव रहे। ये आप लूसेंट में एनसीईआरटी में आप पढ़े भी होंगे। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द के सच्चे समर्थक थे। अगला नाम है अंबिका चरण मजुमदार। अंबिका चरण मजुमदार का नाम सुने होंगे आप लोग, और ये सुने होंगे कांग्रेस के सम्मेलन के संदर्भ में। तो पहला फैक्ट है इनके बारे में, बंगाल के उदारवादी राष्ट्रवादी कांग्रेसी नेता, स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी उन्होंने दिया। 1915 ईस्वी में अपनी पुस्तक इंडियन नेशनल इवोल्यूशन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल इवोल्यूशन, ये आपको जल्दी नहीं मिलेगा कहीं बट यहाँ मिल रहा है। 1915 में अपनी पुस्तक इंडियन नेशनल इवोल्यूशन का प्रकाशन किए। और जैसा मैंने कहा था अधिवेशन के बारे में, तो लखनऊ के ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन जो 1916 में हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? लखनऊ के 1916 वाले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था अंबिका चरण मजुमदार ने। अंबिका चरण मजुमदार साहब ने 1916 वाले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो लखनऊ में हुआ था। अगला है ए रामास्वामी अयंगर। ए रामास्वामी अयंगर तमिलनाडु के स्वराजिस्ट नेता, स्वराज दल था तो स्वराजिस्ट नेता लिख दिया है यहाँ पर, थोड़ा विशेषण बना दिया है, नेता थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। होम रूल आंदोलन में सक्रिय रहे। उन्होंने पब्लिक अकाउंट समिति की अध्यक्षता स्वीकार की थी। जो अंग्रेजी सरकार की तरफ से पब्लिक अकाउंट कमेटी बनी थी, उस कमेटी के ये अध्यक्ष बना दिए गए थे और ये मान लिए अध्यक्ष बनना स्वीकार कर लिए। अगला नाम है एवी अलेक्जेंडर का। ये क्या थे? ब्रिटेन के नौसेना मंत्री थे एवी अलेक्जेंडर, और इनका नाम पहले से आप लोग जानते हैं। अप्रैल 1946 ईस्वी में लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आने वाले ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रतिनिधि दल, जिसको कैबिनेट मिशन कहते हैं, तो कैबिनेट मिशन के ये क्या थे? सदस्य थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो कौन थे? एवी अलेक्जेंडर। और इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, अगला नाम है आपका अब्दुल हलीम गजनवी। अब इनके बारे में जानिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार पढ़ देता हूँ मैं। बंगाल के विधिवेता और जमींदार थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी उद्योग की स्थापना में
सहयोग इन्होंने दिया। बंगाल से बाहर अरविंद घोष को क्रांतिकारी गतिविधि चलाने में उन्होंने सहयोग दिया। कभी कभी कम महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को भी पूछ लेता है, बीपीएससी या दूसरी परीक्षाओं में भी थोड़ा कम महत्वपूर्ण व्यक्ति का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसको पढ़ दिया है। और इससे महत्वपूर्ण हम मुझे यहाँ लग रहा है कि स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने क्या किया था, जो स्वदेशी उद्योग की स्थापना किया था उसमें सहयोग दिया था, और अरविंद घोष को भी ये अपना कंट्रीब्यूशन दिए रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करने में। नेक्स्ट नाम के रूप में हम लेते हैं अब्दुल कासिम फजलुल हक। अब्दुल कासिम फजलुल हक ये बंगाल के प्रसिद्ध मुस्लिम नेता थे। अब्दुल फजलुल के बारे में है कि 1937 से 43 ईस्वी तक बंगाल के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अब्दुल कासिम फजलुल हक काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ये 1937 से 1943 तक बंगाल के प्रधानमंत्री रहे। उस समय में प्रांतों के जो प्रमुख होते थे उन्हें सीएम नहीं कह के प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, मुख्यमंत्री नहीं कह के प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो इससे विचलित मत नहीं होइएगा आप लोग। यह किस पार्टी के थे? कृषक प्रजा पार्टी के नेता थे। कृषक प्रजा पार्टी के नेता थे। मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1904 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और बाद में इसका त्याग और मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। 1904 में शुरू में क्या कि उन्होंने जब अपना कदम राजनीति में रखा तो राष्ट्रीय कांग्रेस के मेंबर बने, लेकिन बाद में कांग्रेस की सदस्यता को त्याग दिए और कहाँ चले गए? मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था, जिसके बारे में अभी बताया था मैंने कि अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्षता किए थे, तो जो लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था उस समझौता को संपन्न कराने में किनकी तो ये है फजलुल हक, अब्दुल कासिम फजलुल हक की भूमिका जो है महत्वपूर्ण रही थी। हालांकि जब देश विभाजन हो गया तो देश विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान में ये वास करने लगे। पूर्वी पाकिस्तान माने अभी का बांग्लादेश। ठीक है, आगे चलूँ तो आगे मैं देख रहा हूँ कि अब्दुल रहमान लिखा हुआ है, तो ये व्यक्तित्व हैं, ये क्रांतिकारी व्यक्तित्व हैं और भारत से बाहर रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों में ये संलग्न रहे। अगला नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट वाला पर हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद तो जानते हैं शिक्षा के बारे में जब भी बात होती है तो प्रसिद्ध गांधीवादी राष्ट्रवादी नेता थे। 1940 से 1946 तक काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के अधिवेशनों के जो दिसंबर में अधिवेशन कांग्रेस के होते थे, 1 साल की सदस्यता रहती थी, तो खैर लगातार ये रहे। 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अल हिलाल और अल बिलाल, यहाँ बलाल लिख दिया है, चलेगा वो भी। तो अल हिलाल और अल बिलाल नामक पत्र के संस्थापक थे, और भी पत्र के संस्थापक थे, लुसेंट में दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, नोट कर सकते एक ही साथ यहाँ पर। भारत विभाजन के कट्टर विरोधी थे। देखिए मुस्लिम थे, अबुल कलाम आज़ाद मुस्लिम थे, लेकिन इनकी सोच काफ़ी ऊंची थी और प्रखर थी, तो ये भारत विभाजन के कट्टर विरोधी थे। स्वतंत्र भारत में कैबिनेट स्तर के प्रथम शिक्षा मंत्री बने। जब भी शिक्षा दिवस बिहार में मनाया जाता है तो इनकी पूजा की जाती है, मतलब इनको बहुत सम्मानित किया जाता है। इनकी एक पुस्तक है जो अक्सर एग्जाम में आता है, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हो गए? अबुल कलाम आज़ाद। तो इस पर प्रश्न आता है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक को किसने लिखा? अबुल कलाम आज़ाद जी ने लिखा। अगला नाम है अब्दुल रसूल। ये राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता थे, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कार्यरत रहे, स्वदेशी आंदोलन के दौरान सक्रिय रहे। एक और इनके साथ जुड़ा तथ्य है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के संस्थापक, यह 1913-16 तक इसके सचिव रहे। इस पर भी प्रश्न आया है और ये मिलेगा आपको एनसीईआरटी ओल्ड वाला में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के संस्थापक थे और 13 से 16 तक 1913 से 16 तक इस काउंसिल के यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान बनाया गया था, इसके सचिव भी रहे। कौन? अब्दुल रसूल। अब्दुल रसूल का संबंध किससे है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन से है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा, और कुछ अगर ठीक नहीं लगे तो कमेंट में लिखिए। नहीं लिखने से अच्छा है कि आप आलोचना कीजिए। आलोचनाओं से व्यक्ति जो है महान बनता है और वीडियो अच्छे बन जाते हैं।
देखिए आलोचना करते समय ध्यान रखिएगा कि सकारात्मक दृष्टिकोण आपके अंदर हो। अच्युत एस पटवर्धन, अच्युत एस पटवर्धन के बारे में जानिए। 1905 ईस्वी में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जेपी जी के साथ थे, जेपी के साथ थे। 1934 में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई तो इसके संस्थापक सदस्य में थे। और ये तो बहुत अच्छे जानते हैं आप लोग कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व भी उन्होंने दिया। स्वतंत्रता संग्राम के बाद राजनीति त्याग दिया उन्होंने। जीवन पर्यंत किसी भी सरकारी पद को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। आजकल सरकारी पद के लिए, सरकारी नौकरी के लिए मारामारी हो रहा है, लेकिन अच्युत पटवर्धन जी, ठीक है, उन्होंने त्याग। अच्युत का मतलब भी होता है हटाना, पदच्युत का मतलब होता है हटाना, पद से हटाना, लेकिन ये खुद ही हट गए, खुद ही उन्होंने सरकारी पद को स्वीकार नहीं किया। आगा खां तृतीय, ये भी नाम महत्वपूर्ण है, इस्लामी बोराह मत के मुखिया थे। कौन? आगा खां तृतीय। अच्छा ठीक है, सॉरी यहीं तक अंत कर रहा हूँ मैं, पीडीएफ यहीं तक है। चूँकि लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने पीडीएफ के 3 ही पेज लिया है। तो दोस्तों यहीं तक अंत करता हूँ। कहाँ तक? यहाँ है अच्युत एस पटवर्धन तक। तो यहाँ तक अंत करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आगे की बात करूँगा। देखिए ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था। आपको अगर अच्छा लग रहा है तभी इस वीडियो को कंटिन्यू किया जाएगा। आप बताएंगे सर ठीक है, कुछ काम का है मेरे लिए, है मुझे हेल्प इससे मिलेगा, तो मैं इस ऐसे वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। तो 3 पेज तक मैंने कर दिया है, अगले पेजेस में सारे कुछ मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। देखिए बीपीएससी की तैयारी कीजिए, और बीपीएससी की तैयारी के लिए सबसे अच्छा, अगर जिसको कहते हैं कि फंडा, या कहते हैं कि सबसे अच्छा सजेशन, तो वो ये है कि आप जो है एक अच्छी इन्वायरमेंट को ज्वाइन करेंगे। इन्वायरमेंट क्या करता है? व्यक्ति को महान बना देता है, यानी कि व्यक्ति को उस काम के लिए निर्मित कर देता है जिस काम के लिए वो व्यक्ति चाहता है करना। अगर आप वैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे जहाँ पर प्रतिदिन स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और बस बीपीएससी पे ही फोकस्ड है, ये नहीं कि टीचर वाला भी फॉर्म भर दिए हैं, उधर बीटेक किए थे तो इंजीनियरिंग वाला भी एक फॉर्म डाल दिए हैं। भाई एग्ज़ाम जो है आपका 30 को है, और इधर उधर अलग अलग स्तंभों पर अवलंबित रहेंगे तो सफलता तो सुनिश्चित नहीं होगी। तो आप लोग क्या कीजिए, एक अच्छे इन्वायरमेंट में आप लोग जाकर रहिए, वहाँ रहिए जहाँ पर इस ढंग के स्टूडेंट हैं जिनका फोकस्ड, एकदम से प्राइम फोकस है बीपीएससी 30 वाला क्रैक कर लेना है। देखिए पीटी नहीं निकालना अपने आप में बहुत शर्म की बात होती है। कुछ लोग 2-3 साल तक पीटी नहीं निकालते हैं, तो इसलिए नहीं निकालते हैं क्योंकि वो माइंड पावर के रूल्स को पूरा फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ लोग बोले सर शिक्षक अच्छा नहीं मिले, तो भाई एकलव्य को भी शिक्षक नहीं मिले थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था? द्रोणाचार्य को अपना आराध्य देव मान लिया था। जब भी किसी को आप बहुत रिस्पेक्ट देंगे तो उसके निर्देशों और सलाहों को अंदर से मानेंगे, दिल से मानेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और जब सारे निर्देशों को अच्छे से मानेंगे तो पीटी तो बहुत आसान काम है। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए माइंड पावर से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिए कि सब्सक्राइब कर ले। यहाँ ग्लैमर नहीं है, ठीक है। जब आप नीम के दतवन से ब्रश करते हैं ना, तो वहाँ कोई ग्लैमरस टेस्ट नहीं मिलता है ना, लेकिन वही अच्छा होता है। ओके, थैंक यू।